हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। आज इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। संसद का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ेंगे, इसका विघटन कैसे और कब होता है इसको पढ़ेंगे, संसद के कार्यों का वर्णन ये भी पढ़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद का निर्माण 3 अंगों के मिलने से बनता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, भारतीय संसद का निर्माण 3 अंगों से मिलकर बनता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। जो राष्ट्रपति होता है हमारा, वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु वह संसद का एक अभिन्न अंग होता है। लेकिन राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, मीन्स राष्ट्रपति के बिना संसद अधूरा है, तथा संसद की कार्रवाइयों में भाग लेता है। वह संसद के सत्र को आहूत करता है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा ही संसद का सत्र प्रारंभ किया जाता है। उसे स्थगित भी कर सकता है, संसद है उसको स्थगित भी कर सकता है, लोकसभा को विघटित भी कर सकता है, तथा संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट हमारा राज्यसभा, इसके बारे में जानते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। जैसे कि आप जानते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें 238 सदस्य राज्य व संघराज्य क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है। बाकी जो 12 सदस्य बचे उसको राष्ट्रपति नामांकित करता है। जो किस किस विभाग से होते हैं, जो 12 सदस्य होते हैं, वो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र के विशिष्ट ज्ञान रखने वाले होते हैं। मतलब जो 12 सदस्य होते हैं, ये साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनको ज्ञान होता है, जो निर्वाचित किए जाते हैं। नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जो 12 नामांकित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। जो राज्यसभा हमारा होता है वो एक स्थायी सदन होता है। इसका विघटन नहीं होता, जो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है। परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 1/3 प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये तो सबको पता ही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तथा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को उपसभापति चुनती है। जब सभापति होगा तो उसका उपसभापति भी होगा, तो वो उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, तब सभापति का पद खाली होने पर उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है। परंतु जब उपसभापति का पद भी खाली होता है, तब इस पद को राज्यसभा का कोई ऐसा व्यक्ति संभालता है जिसे राष्ट्रपति विहित करते हैं। राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके सभापति तथा उपसभापति को हटा सकती है। मतलब जो सभापति और उपसभापति वो भी हटाए जा सकते हैं। राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्य के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देंगे, उससे वो भी हट सकते हैं। उपराष्ट्रपति तथा उपसभापति अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। यदि राज्यसभा की किसी बैठक में उपराष्ट्रपति को उन पद से हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचारहीन हो तो उपराष्ट्रपति उस सभा को अध्यक्षता नहीं करेगा। नेक्स्ट है, अब समझते हैं राज्यसभा तो आप समझ ही गए होंगे। अब लोकसभा को समझते हैं। लोकसभा जनता की सभा मानी जाती है। जो लोकसभा होती है वो जनता की सभा मानी जाती है। लोकसभा जनता की सभा मानी जाती है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। जैसे कि आप जानते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं
सांसद वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। इनके सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 संघ शासित क्षेत्रों से लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति को यह संज्ञान हो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है तो वह अनुच्छेद 331 के अधीन एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। ठीक है, मतलब एंग्लो इंडियन के भी समाज के प्रतिनिधि 2 आ सकते हैं। किस अनुच्छेद में दे रखा है? ये 331 में दे रखा है। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। जैसे कि आप जानते हैं वैयक्तिक मताधिकार होता है, जो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं वही वोट डालने जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लोकसभा के स्थानों की संख्या कैसे डिसाइड करी जाती है। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की बाँट ऐसी रीत से की जाती है कि उस संख्या के राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथाशास्त्र एक ही हो। मतलब जो राज्यों की संख्या का अनुपात होता है वो समस्त राज्यों के एक सा ही होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार संविधान लोकसभा के प्रति निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एक रूपता को 2 प्रकार स्थापित करता है, विभिन्न राज्यों से तथा एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से। ठीक है, ऐसे डिसाइड किया जाता है। तो जनसंख्या का अनुपात है वो हर राज्यों का सेम ही होना चाहिए जहाँ से एक सांसद बनता है, ये आप जान ही गए होंगे। इसीलिए किसी राज्य की कम सांसद की सीटें होती, किसी राज्य की ज़्यादा सीटें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा की अवधि क्या होती है। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भी विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पूर्व ही विघटित कर दे, परंतु आपात घोषणा में यह अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ये 5 वर्ष है, अगर आपातकाल लग जाता है तो 5 वर्ष से 1 साल और बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि किसी भी अवस्था में आपात घोषणा के समाप्त हो जाने के पश्चात 6 माह से अधिक न होगी। आपात उस घोषणा के समाप्त होने के बाद पश्चात 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सदस्यों की अर्हताएँ क्या होती हैं, मतलब योग्यताएँ क्या होती हैं। अनुच्छेद 84 लोकसभा के सदस्यों के लिए निम्न योग्यताओं का प्रावधान करता है। जो अनुच्छेद 84 है लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताओं का प्रावधान करता है। नंबर 1 पर वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 पर राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी होनी आवश्यक है। तीसरा क्या है, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए दिए गए निर्देशानुसार शपथ ग्रहण किया हो। चौथी क्या है, संसद के लिए संबंधित विषय पर ऐसी योग्यताएं रखे जो किसी विधि के द्वारा बनाई गई हैं। उदाहरण स्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उस व्यक्ति का नाम मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। संसद का सदस्य बनने जा रहा है वो भी कहीं पर उसका निर्वाचन होना चाहिए, मतलब वो भी मताधिकार उसके पास भी होना चाहिए, वो भी वोट डालने का अधिकार हो और वो भी वोटर होना चाहिए। ये हमारा चौथे नंबर में दे रखा है। नेक्स्ट है सदस्यता की समाप्ति। यदि संसद के किसी सदन का सदस्य त्याग पर दे देता है तो वह संसद का सदस्य नहीं रह जाता, परंतु राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र देगा और लोकसभा का सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। संविधान के 33वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन करके एक नया परंतुक जोड़ा है। इस परंतुक के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का सदस्य अपना त्यागपत्र देता है और वह स्वीकृति हो जाती है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, बशर्ते कि त्यागपत्र स्वेच्छा दिया गया हो। मतलब जो त्यागपत्र दे रहे हैं सदस्यगण वो किसी के दबाव द्वारा नहीं होना चाहिए, वो स्वेच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं संसद की बैठक। संसद की बैठक के विषय हम जानते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक राष्ट्रपति समय समय पर आहूत करता रहता है, ये तो आप जानते ही हैं और देखते ही होंगे। 1 वर्ष में 2 बार यह बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है।
मतलब ये बैठक है जो संसद की वो 1 वर्ष में 2 बार अनिवार्य है, परंतु चालू सत्र की बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं संसद के कार्य, संसद के कार्यों के विषय में। संसद का महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए विधि या कानून का निर्माण करना है, अर्थात एक विधेयक के अधिनियम बनने तक की यात्रा विधायी प्रक्रिया संसद में ही पूरी की जाती है। मतलब संसद का महत्वपूर्ण कार्य यही होता है, देश के लिए कानून बनाना। संसद के 3 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद में जो बिल पेश किए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? साधारण विधेयक, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक इत्यादि पर संसद का कार्य निर्भर होता है। तो अब साधारण विधेयक के बारे में जानते हैं। क्या होता है साधारण विधेयक? कोई विधेयक संसद में ही अपनी विधायी प्रक्रिया के दौरान गुजरते हुए कानून का स्वरूप धारण करता है। कोई भी साधारण विधेयक बिना राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा की अनुमति प्राप्त किए अधिनियम नहीं बन सकता। मतलब कोई साधारण विधेयक होगा उसके लिए राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए, लोकसभा से भी पास होना चाहिए और राष्ट्रपति से भी पास होना चाहिए, तभी वो अधिनियम बनता है। किसी विधेयक, किसी बिल को सदन के 3 वचनों से गुजरना आवश्यक होता है। प्रथम वचन में विधेयक को सदन के सामने रखा जाता है। पहले वचन में विधेयक को, जो बिल होता है, उसको सदन के सामने रखा जाता है तथा इस दौरान यदि विधेयक विवादास्पद ना हो तो इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। मतलब कोई ऐसा कानून विवादित नहीं है तो उसमें कोई विचार विमर्श नहीं करते। द्वितीय वचन के दौरान प्रस्तुत किए गए विधेयक पर सदन विचार विमर्श करता है। इस पर समान बहस होती है। ठीक है, जो द्वितीय वचन होता है उस पर ऐसे समान विचार विमर्श होता है तथा इसके प्रवर सीमित के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके पश्चात तृतीय वचन की स्थिति आगे है जो केवल औपचारिक ही होती है। इसके पश्चात विधेयक को सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन के विचारार्थ भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में फिर उन्हीं प्रक्रियाओं से विधेयक को गुजरना पड़ता है। इस प्रकार दूसरा सदन यदि इसे एकमत से पारित कर देता है तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने पर यही विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। जैसे कोई साधारण विधेयक लोकसभा में आया तो उसको लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा से पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से वो पास हो गया तो उसके बाद वो राष्ट्रपति में जाता है, राष्ट्रपति उसमें साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि हर कानून तो हर जगह पास हो नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो झोल होगा ही। तो इसके लिए क्या होता है, परंतु यदि विधेयक किसी एक सदन में पारित है, दूसरे में नहीं तो वह पारित नहीं समझा जाएगा। मतलब एक से तो जैसे लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में लटक गया तो विधेयक पारित नहीं समझा जाएगा। ऐसे विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है मतलब संविधान में दे रखा है कि अगर लोकसभा ने कोई कानून पारित किया और वो राज्यसभा में जाकर लटक गया, राज्यसभा उसको नहीं पास कर रही, तो जो संविधान में प्रावधान दे रखा है संयुक्त बैठक का। लेकिन अब संयुक्त बैठक क्या है, इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं संयुक्त बैठक, सदनों की संयुक्त बैठक क्या है। जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में भेजा जाता है, वह दूसरा सदन, जो दूसरा सदन है, वो विधेयक को अस्वीकार कर देता है या विधेयक पर किए गए संशोधन पर असहमत है या इसे पारित किए बिना ही 6 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, बुला सकता है। मतलब अगर ये 3 चीज़ कर रखी है, जैसे लोकसभा से कोई कानून पास हुआ और राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया या उसे विधेयक का संशोधन करने में असहमत हो गया, मतलब उसने पहले वापस कर दिया, फिर उन्होंने कुछ संशोधन किए, फिर उन्होंने राज्यसभा पहुंचाया लोकसभा ने, तो फिर उन्होंने उस असहमत हैं या इससे 6 महीने समय बीत चुका है, वो रखे हुए हैं, तब इस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव होने के तत्पश्चात की प्रथम बैठक को तथा प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है।
तथा ऐसी बैठक बुलाए जाने के आगे कारणों को इंगित करता है। हालांकि यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अभिव्यक्त नहीं होता, इसे मंत्रिमंडल तैयार करती है। राष्ट्रपति केवल इसे पढ़ता है। राष्ट्रपति सदन में लंबित किसी विधेयक को विचारार्थ किसी सदन को संदेश भेज सकता है और वह सदन इस पर विचार करेगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है संसद का विघटन। विघटन से तात्पर्य है सदन की कालावधि को समाप्त कर देना, जिसके तत्पश्चात नई लोकसभा का निर्माण होता है। विघटन करने की यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जो विघटन करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, परंतु राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। राष्ट्रपति जैसे लोकसभा का विघटन करता है तो मंत्रिपरिषद से परामर्श ले लेता है, तभी करता है। यदि कोई प्रधानमंत्री स्वयं सदन में त्यागपत्र दे देता है तो राष्ट्रपति उसका विघटन करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपदस्थ भी कर सकता है, हटा भी सकता है। विघटन भी कई कारणों से हो सकता है। नंबर पे है सदन का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने पर। दूसरा है लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त न होने पर। तीसरा है सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। चौथा है त्यागपत्र देने पर। पांचवा है मृत्यु होने पर या अन्य स्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा यदि उपयुक्त कारणों से विघटित नहीं कर दी जाती तो अपनी नियत अवधि 5 वर्ष तक चलेगी, परंतु आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। मतलब वैसे तो लोकसभा 5 वर्ष चलेगी, अगर आपातकाल लग जाता है तो 1 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। और आपातकाल की समाप्ति के 6 माह के भीतर नई लोकसभा के लिए निर्वाचन आवश्यक है। जैसे जब आपातकाल की समाप्ति होगी उसके 6 माह के भीतर नई लोकसभा के लिए चुनाव हो जाएंगे, यह निर्वाचन आवश्यक है। अब देखते हैं विघटन का प्रभाव क्या होता है। विघटन तो हो गया, लेकिन अब इसका प्रभाव क्या होता है। जब किसी लोकसभा का विघटन होता है तब इससे सदन की कार्रवाइयों पर निम्न तरह से प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। यदि कोई विधेयक जो राज्यसभा से लंबित है परंतु लोकसभा में पारित नहीं हुआ है तो वह विघटन के साथ समाप्त नहीं हो जाता। जैसे कोई विधेयक राज्यसभा से पारित है, ठीक है, और लोकसभा में पारित नहीं हुआ और विघटन हो जाता है तो समाप्त नहीं माना जाएगा। यदि कोई विधेयक जो लोकसभा से लंबित है वह सदन के विघटन के पश्चात ही समाप्त हो जाता है। मतलब जो कोई भी ऐसा कानून आया, कोई ऐसा बिल आया जो लोकसभा में है, सदन विघटन हो जाता है तो समाप्त हो जाएगा। तीसरा है यदि कोई विधेयक, यदि कोई बिल जो लोकसभा में तो पारित हो गया है किंतु राज्यसभा में लंबित है तो वह विघटन के पश्चात लुप्त हो जाता है, जब तक कि राष्ट्रपति से सदनों की संयुक्त बैठक में पारित नहीं करवा देता। संयुक्त बैठक का यह उपबंध धन विधेयकों पर लागू होता है, क्योंकि धन विधेयक पर केवल लोकसभा का अधिकार क्षेत्र है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है, परंतु यदि राज्यसभा स्वीकृति ना दे तो भी लोकसभा धन विधेयक को पारित कर सकती है। मतलब जो धन विधेयक होते हैं वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में समझते हैं। किसी भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के अधिनियम नहीं बना सकता। कोई विधेयक होगा बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के अधिनियम नहीं बन सकता, भले ही दोनों सदनों से पारित हो गया हो। कोई भी विधेयक है, बिल है, वो अधिनियम तब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे, परंतु उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, किसी विधेयक के संबंध में मंजूरी देते समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह घोषित कर सकता है, मतलब मंजूरी देते समय वो ये अधिकार उसके पास प्राप्त है। वह विधेयक पर अनुमति देगा या अनुमति रोक लेता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। मतलब 3 काम कर सकते हैं राष्ट्रपति उस विधेयक में। इस प्रकार वापस लौटाए गए विधेयक पर सदन पुनर्विचार के लिए बाध्य है, परंतु यदि बिना विचार के ही पुनः पारित कर देता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उसके पश्चात अपनी अनुमति नहीं रोक सकते। मतलब जैसे राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के लिए पुनर्विचार के लिए भेजा, ठीक है, अब उन्होंने फिर से वापस कर दिया, ठीक है, लोकसभा ने वापस कर दिया,
तब वहाँ पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं, फिर तो साइन करना ही पड़ेगा। आप देखते हैं धन विधेयक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और कोई भी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। परंतु कर संबंधी मामलों में ऐसा नहीं होता, परंतु टैक्स संबंधी जो मामले हैं उनमें ऐसा नहीं होता। धन विधेयक राज्यसभा में सिफारिश के लिए भेजा जाता है, जिसे वह अधिक से अधिक 14 दिनों तक अपने यहाँ रोक सकते हैं, फिर उसे लोकसभा को वापस कर देते हैं। यह लोकसभा के ऊपर निर्भर रहता है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करे या स्वीकार करे। जैसे लोकसभा ने कोई धन विधेयक बनाया, ठीक है, वो अपने पारित करके राज्यसभा में भेज दिया। अब राज्यसभा वाले उसमें कोई संशोधन करें या कुछ विचार दें, उसके लिए लोकसभा ले भी सकती सिफारिश या नहीं भी ले सकती, वो लोकसभा की मर्जी है। यहाँ धन विधेयक में, धन विधेयक संबंध में लोकसभा को अंतिम शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, लेकिन विचार दे सकते हैं कि ऐसा इसमें कर लो। अगर लोकसभा वाले चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहे तो ना करें। इस प्रकार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन विधायी प्रक्रिया या कार्य संचालन के लिए संसद भी द्वारा प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनिमय कर सकती है। चूँकि एक विधेयक के अधिनियम बनने तक के सारे क्रियाकलाप संसद में ही होते हैं, इसलिए संसद विधायिका में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, काफ़ी आपको नॉलेज मिली होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यार भरे कमेंट के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।